आज की क्लास की हमारी पहला क्वेश्चन है जो छूट गया था, वहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? ये संबंधित है अटॉर्नी जनरल से। आंसर सी सही होगा। संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है, का पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। साथ ही यह भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है, संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया है। नहीं, महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। दूसरा, महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। पारिश्रमिक तो दिया जाता है लेकिन संसद द्वारा निर्धारित नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित होता है वही पारिश्रमिक दिया जाता है। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? यह एक न्यायिक सलाहकार होता है। आंसर बी हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का न्यायिक सलाहकार होता है। साथ ही यह भारत सरकार की ओर से अदालतों में सरकार की पैरवी भी करता है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। लॉ ऑफिसर रूल्स 1987 के अंतर्गत इसका पारिश्रमिक, कर्तव्य आदि निर्धारित किया जाता है। इसकी सहायता हेतु 4 अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही कथन देखना है। पहला कह रहा, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वो संसद के दोनों सदनों में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है, लेकिन वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा, महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि महान्यायवादी प्राइवेट होता है, तो इस वजह से वह अपनी निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। हाँ, तीसरा सही हो जाएगा, आंसर तीसरा होगा। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है, परंतु वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। महान्यायवादी के कार्यकाल तथा उसको अपने पद से हटाने के संबंध में संविधान में कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है कथन पूछ रहा। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है। हाँ जी, अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये भी सही है। हमसे गलत पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। महान्यायवादी निजी रूप से विधिक कार्य कर सकता है। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की
बैठकों में बोलने का भी अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसको अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मंत्री पद के संदर्भ में सही कथन देखना है। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। यदि राज्य मंत्री को स्वतंत्र रूप से कोई विभाग दिया गया है तो उसके विभाग से संबंधित कोई बात विषय सूची में होने पर भी वह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल, अन्यथा नहीं ले पाएगा। दूसरा, उपमंत्री मंत्रालय के किसी विभाग का भार साधक होता है और मंत्रिमंडल के विचार विमर्श में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती। ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या फिर विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह और उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं, परंतु स्वतंत्र प्रभार के मामले में ये अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता से करते हैं। इसके अलावा वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु आमंत्रित न किया जाए। उपमंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता देने के लिए अपॉइंट किया जाता है और इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में हमें असत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, सही है। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, ये भी सही है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील या काउंसिल होता है, नहीं, पूर्णकालिक नहीं होता, इसलिए वह अपना जो प्राइवेट न्यायिक अधिकार क्षेत्र में अपना कार्य कर सकता है। उसकी अर्हताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। हमसे गलत पूछा है, आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला, उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, नहीं, उसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, उसे उसी प्रक्रिया या पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब में होता है। उसके पास 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में या फिर 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या तो आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किए हो। इन दोनों में से किसी एक का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा महान्यायवादी के पदभार का कार्यकाल भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान में उसे हटाने के लिए प्रक्रिया और आधार उल्लेखित भी नहीं है, इसके बारे में भी संविधान मौन है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। इसका मतलब यह हुआ कि उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर कार्यालय छोड़ सकता है। परंपरागत रूप से जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है या सरकार बदल जाती है तब वह इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वह उसी सरकार की सलाह पर अपॉइंट किया जाता है जो सरकार रूलिंग पार्टी होती है। अगले क्वेश्चन में भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा दे देना होता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें इसके इस्तीफे की बात संविधान में नहीं की गई है।
यह बस एक परंपरा होती है कि अगर मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा देता है या बदल जाता है तो वह भी अपना इस्तीफा दे देता है। नेक्स्ट कह रहा है उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। सही हो जाएगा। उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नहीं, राष्ट्रपति जो तय करेगा वही दिया जाएगा। तो 1 और 3 गलत हो जाएंगे, दूसरा सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG के बारे में कौन सा सत्य कथन है पूछ रहा है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। सही है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोक वित्त का संरक्षण होता है। यह भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर जांच भी बैठ जाती है। तो आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3, दूसरा गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के पद का प्रावधान करता है, जिसका एकमात्र कर्तव्य संघ और राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करना है। CAG को लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है और यह देखना उसका कर्तव्य है कि बिना विधायिका के उचित अधिकार के भारत या राज्य के समेकित निधि से 1 रुपया भी खर्च न किया गया हो। अनुच्छेद 149 संसद को संघ, राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकायों के खातों के संबंध में CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करता है। अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए वह केंद्र और राज्यों के खातों का लेखा परीक्षण भी करता है और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायी CAG की लेखा परीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सुरक्षित होता है। CAG संसद का प्रतिनिधि होता है तथा वह संसद की ओर से सभी सार्वजनिक व्ययों का लेखा परीक्षण करता है, इसलिए वह केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, न कि राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपॉइंट होने के लिए होनी चाहिए। ये सही हो जाएगा। उसे उसी रीति या पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। नहीं, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट के संबंध में हमें देखना कौन सा कथन सही है। शैडो कैबिनेट मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य के मंत्री कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए विपक्षी दल के द्वारा इसकी संरचना की गई है। सही है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। नहीं, यह एक परंपरा के रूप में कार्य करती है। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से हुई है। तीसरा भी सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर सी होगा। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली से उद्गमित हुआ है और उसी की एक यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक अनूठी व्यवस्था है। छाया मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को प्रतिबिंबित करते हुए विपक्ष के नेता द्वारा चुने गए वरिष्ठ प्रवक्ताओं की एक टीम होती है। विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य के मंत्री कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए इसका गठन किया जाता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसे संविधान की विशेषता नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक कैग के संदर्भ में सही कथन देखना। पहला कह रहा, कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से कैग द्वारा किया जाता है। नहीं, RBI अपना ऑडिट खुद करता है। दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा। तो सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका 3 श्रेणियों की होती है। पहला, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से
एवं प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा की जाती है। कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही कथन देखना है। महान्यायवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक होता है। दूसरा, इसे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। हाँ, उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में या उनकी संयुक्त बैठकों में भागीदारी करने का भी अधिकार होता है। ये भी सही है। जब तक महान्यायवादी के पद पर रहता है तब तक उसे निजी विधि व्यवसाय से वंचित किया जाता है और एक बार पद से हटने के बाद वह प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं, पद में रहते हुए भी वह अपना निजी विधि व्यवसाय कर सकता है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो आंसर बी सही हो जाएगा। 2 और 3, 1 और 4 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैग की चयन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो समय न बर्बाद करके हम डायरेक्ट देखते हैं। इसका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन चयन की प्रक्रिया का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आंसर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन कैग की भूमिका के संदर्भ में हमें असत्य कथन देखना है। भारत का कैग ब्रिटेन के कैग से इस आधार पर भिन्न है कि व्यवहार में भारत का कैग नियंत्रक की तरह कार्य नहीं करता और उसकी भूमिका परीक्षक तक सीमित होती है, जबकि ब्रिटेन का कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों का कार्य करता है। सही हो जाएगा। दूसरा, भारत का कैग सभी संबद्ध रिकॉर्ड मांगकर गुप्त सेवा व्यय का अंकेक्षण नहीं करता, बल्कि वह व्यय करने वाले प्रबंध से पूछताछ करने और प्रमाण पत्र स्वीकार करने तक सीमित होता है। बी भी सही हो जाएगा। अगला, भारत का कैग संसद का एजेंट होता है, संसद की ओर से अंकेक्षण करता है और वह केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्रपति के प्रति। सी भी सही हो जाएगा। भारत के कैग की भूमिका वैधानिक और विनियामक अंकेक्षण तक सीमित है, यह औचित्य अंकेक्षण नहीं करता। ये गलत हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा, हमसे गलत पूछा है। कैग के संबंध में औचित्य अंकेक्षण के संदर्भ में यह जांचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि क्या किया गया वह सही उद्देश्य या नीति पर आधारित था और वह न्यायपूर्ण था और व्यय किए गए धन की बर्बादी हुई या नहीं। हालांकि वैधानिक और विनियामकी अंकेक्षण अनिवार्य होता है, जबकि औचित्य अंकेक्षण विवेक अधिकार के अंतर्गत आता है। CAG। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इस कथन में सत्य कथन देखना है। संबंध में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। ये गलत हो जाएगा। संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। दूसरा, महान्यायवादी की नियुक्ति हेतु उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरा सही हो जाएगा। अगला, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने या बोलने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन एक संसद सदस्य की तरह वह सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। गलत हो जाएगा। वो एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आंसर दूसरा सही हो जाएगा, बाकी 1 और 3 गलत हो जाएंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा नियुक्ति हेतु वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की
नियुक्ति के लिए आवश्यक होता है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। उसको हटाने हेतु भी संविधान में कोई मूल रूप से व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है और साथ ही महान्यायवादी एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। गलत हो जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री के पद की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। दूसरा, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है 352 में। और मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है और आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है, लेकिन प्रधानमंत्री की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। अब यहाँ नागरिक कोई भी हो सकता है, या तो जन्म से या फिर किसी अन्य माध्यम से, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो तथा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता न रखता हो। यहाँ लोकसभा की बात की जा रही है, ना कि राज्यसभा की। इनके अलावा भी इस संदर्भ में संविधान में अयोग्यता के किन अन्य आधारों का उल्लेख किया गया है। वह भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद पर हो, ये सही है। उसे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इसकी यहाँ अयोग्यता की बात की जा रही है। वह किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद पर हो, ये भी सही हो जाएगा। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के तहत आने वाले विषय से संबंधित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर हो, ये भी अयोग्यता का एक कारण हो सकता है। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक वित्त पोषित किसी संगठन के अंतर्गत लाभ का पद हो, ये नहीं होगा। तो आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्यता के आधार में वह भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर हो तो राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी और महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। नहीं। वह भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है। हाँ। वह विभिन्न न्यायालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हो सकता है, ये भी सही है। वह राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर ये गलत होगा। तो अनुच्छेद 76 में मात्र महान्यायवादी की चर्चा की गई है। यहाँ